हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, इशू ऑफ डिबेंचर। तो इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और आज के लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का हम एक टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और वो है डिबेंचर्स इशूड एज डिबेंचर्स issued as collateral securities। तो डिबेंचर को इशू करना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि ये कोलेटरल सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद में हम सीखेंगे कि अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है। ओके, तो डिबेंचर इशू करना एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है, देखिए इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी को जो है पैसा चाहिए, XYZ लिमिटेड है और इसको पैसों की जरूरत है। इसने पहले से ही इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं या फिर उसने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। अब ये सोच रही है कि मुझे पैसा थोड़ा बहुत चाहिए और किसी पर्पज के लिए, क्यों ना मैं बैंक से लोन ले लूँ। तो ये गया बैंक के पास में, फॉर एग्जाम्पल के लिए SBI बैंक के पास में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उनको बोला भैया ऐसा करो मुझे लोन दो। तो बैंक वाले तो बोलेंगे ना भैया लोन दे देंगे, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना, कुछ प्लेस करना पड़ेगा ना, कुछ सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी, उसके बिना हम लोन कैसे देंगे। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस बैंक के पास में अपनी जो बिल्डिंग है वो गिरवी रख दी, ठीक है, बिल्डिंग जो है वो क्या रख दी, गिरवी, एज अ सिक्योरिटीज। तो इसको हम प्राइमरी सिक्योरिटी बोल सकते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज या प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं, जिसके बदले में हमको बैंक क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो बिल्डिंग हमने इनके पास में एज अ प्राइमरी सिक्योरिटीज गिरवी रखने के लिए सोच लिया, लेकिन बैंक हमें बोल रहा है कि भैया ओनली बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, कुछ और भी रखो, कुछ सेकेंडरी भी रखो। तो सेकेंडरी क्या रखें, तो यहां पर कंपनी ने बोला कि ऐसा करो कि ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी मेरे से कुछ डिवेंचर्स ले लो। ये है अपने 8% वाले डिवेंचर है, ये रख लो, ठीक है। बिल्डिंग तो तुमने रख ही ली है, उसके अलावा 8% वाले, फॉर एग्जांपल के लिए 10,000 डिवेंचर रख लो, और एक डिवेंचर है 10 रुपए का। तो 10,000 वाले 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर हैं और एक 10 रुपए वाला है, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर तुम तुम्हारे पास में रख लो। तो दो चीजें जो है यहां पर प्लेस कर दी। तो प्राइमरी जो सिक्योरिटी हमने प्लेस करी है, गिरवी रखी है, उसकी हेल्प के लिए जो हम सेकेंडरी प्रॉपर्टी या डिबेंचर्स जो है वो बैंक के पास में जो प्लेस कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, इसको ही बोलते हैं डिबेंचर्स इशूज एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि हमें क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। ओनली इसके बेसिस पर मिल नहीं रहा है, प्राइमरी जो भी हम चीज प्लेस कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, उसके बेसिस पे हमको मिल नहीं रहा है, उस एसेट्स के बेसिस पर। तो उसको हेल्प करने के लिए, ताकि हमें लोन मिल जाए, हमने सेकेंडरी तौर पर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हम डिवेंचर जो है इस बैंक के पास में रख रहे हैं, और ये डिवेंचर्स जो है ये अभी तक इशू नहीं हुए हैं। अब इन दोनों के बदले में बैंक हमको क्या दे देगा, लोन दे देगा। तो बैंक ने हमको लोन दे दिया, ओके। अब होगा क्या, बैंक ने लोन दे दिया है, ये डिवेंचर और ये बिल्डिंग के कागजात इसके पास में पड़े हैं बैंक के पास में, और लोन कंपनी के पास में आ गया। उस लोन से कंपनी क्या करेगी, बिजनेस करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने 10 लाख रुपीस का लोन ले लिया, ओके। तो उस 10 लाख रुपए का बिजनेस के पास में 10 लाख रुपए आ गए हैं, बिजनेस को यूज करेगा। अब आगे समझना कि मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। अब अगर बैंक जो ये कंपनी जो XYZ लिमिटेड, इससे लोन लिया है बैंक से, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, यानी कि धीरे धीरे करके पूरा लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी XYZ लिमिटेड इस लोन का पेमेंट, रीपेमेंट विद इंटरेस्ट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, ये जो डिवेंचर यहां पर इसके पास में पड़े हुए हैं, जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, वो कंपनी को वापस मिल जाएंगे, और ये जो बिल्डिंग पड़ी है जो गिरवी रखी थी वो भी वापस मिल जाएगी। तो ये डिवेंचर कभी इशू हो ही नहीं पाएंगे। बट अगर ऐसा होता है किसी केस के अंदर कि बैंक जो, ये कंपनी जो है बैंक को टाइम पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाती है, या आधा अधूरा कर पाती है, या कुछ बाकी रह जाता है, तो उस केस के अंदर इस बैंक के पास में एक सिक्योरिटी रहती है कि वो ये जो डिबेंचर इसके पास पड़े हैं इसको आगे पब्लिक में इशू कर देगी।
तो 10,000 इंटू 10 रुपए कर दो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए की डिबेंचर पब्लिक में इशू कर देगी और बैंक के पास में क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 10 लाख रुपए का लोन है ना, 1 लाख रुपए से क्या होगा, ये भी सही बात है, तो कुछ तो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करी होगी ना, है ना। हो सकता है कुछ 70-80 हज़ार रुपए या 1 लाख रुपए ही बाकी हो, तो उसके डिबेंचर इशू करके कम बैंक जो है अपना पैसा रिकवर कर लेगी। तो इसी को बोला जाता है डिबेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। तो दोनों सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में अगर कंपनी पूरा रीपेमेंट कर देती है लोन का तो डिबेंचर वापस मिल जाएंगे, अगर रीपेमेंट नहीं करती है तो फिर बैंक इन डिबेंचर्स को पब्लिक में इशू करके पैसे की रिकवरी कर सकती है, लोन की रिकवरी के लिए उस पैसे को यूज कर सकती है। हाँ, फिर कंपनी को जो है इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ेगा, डिबेंचर के ऊपर, जो डिबेंचर होल्डर है उनको करना पड़ेगा, बैंक में उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम इसकी अकाउंटिंग की ओर बढ़ते हैं। डिबेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, इसकी अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो दो मेथड है इसके, डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसकी अगर हम करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट एंट्री कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी, लोन लेने की एंट्री है ना। लोन जब हम लेंगे, लोन टेकन, जब भी कोई कंपनी लोन लेगी तो एक एंट्री होगी, वो कॉमन होगी, आगे दो मेथड आएंगे, दोनों मेथड में कॉमन होगी। वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट भी पैसा आएगा लोन लेंगे तो, है ना, और उसके साथ में लायबिलिटी भी है, टू बैंक लोन, टू बैंक लोन। ये आ गया 10 लाख रुपीज का लोन लिया, ये 10 लाख रुपीज। ओके, ठीक। अब ये तो लोन लेने की एंट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आगे डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि डिबेंचर्स बैंक के पास में हम रख रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग के दो मेथड है, जिस मेथड का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। जी हाँ, उन मेथड को बोला भी क्या जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, ठीक है। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या करती है, जो कंपनी है और उस कंपनी ने डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज बैंक के पास में रखे हैं, उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं करती, ओनली लोन लेने की एंट्री जरूर होगी, लेकिन इसकी कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में जो बैंक के पास में डिबेंचर्स रखे जा रहे हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो नो एंट्री। बट एंट्री नहीं होगी, लेकिन उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा वो मैं बता देता हूं। बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, उसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो बैलेंस शीट के अंदर यहां पर होता है, आपको पता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, उसके अंदर फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, शेयर होल्डर फंड। सेकेंड नंबर होता है एप्लीकेशन मनी, रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना। और थर्ड नंबर होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। बस हमको यही चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी। इस नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसमें हमारा जो ऑप्शन है मेन, हम उस पर चलते हैं, वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, हाँ, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा डिबेंचर इशूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी का। अब कैसे किया जाएगा मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, अच्छे से देखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है ये। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनेगा। अगर आपको बैलेंस शीट कंपनी की नहीं बनानी आती है, समझ में नहीं आई है, तो कमेंट कर देना, मैं एक लेक्चर पूरा बैलेंस शीट के ऊपर रिकॉर्ड कर दूंगा। मेरे दिमाग में तो है लेकिन कई बार स्किप हो जाता है, तो आप कमेंट जरूर करना। तो ये जो बैलेंस शीट बनती है ना, उसके नोट्स बनते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक नोट्स बनाएंगे और उसमें शो करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीजें हैं। तो देखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हम एक तो लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन। ओके, बैंक लोन कितने का लिया हमने, 10 लाख रुपए का, तो एक ये आएगा। और इस बैंक लोन के ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000 डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर
10 rupees each deposited as a collateral security। तो जो कॉलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हम डिवेंचर्स रख रहे हैं कितने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख रुपए के, वो ये 1 लाख रुपए नहीं है, ये तो बैंक लोन है जो मैंने यहां पर आपको बताया था, है ना, कि जो लोन लिया ये उसका अमाउंट है। जो डिवेंचर रख रहे हैं वो बैलेंस शीट में बाहर कहीं नहीं आएगा, वो नोट्स में भी नहीं आएगा, वो ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला जो नोट्स बनाएंगे उसमें जो बैंक लोन का अमाउंट होगा उसके नीचे आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा 10,000 8% डिवेंचर ऑफ @10 रुपीज ईच डिपॉजिटेड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि ये डिवेंचर्स अभी इशू नहीं हुए हैं। ओके, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वैसे ही होगी नहीं। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आप देखोगे तो कितना हो गया, 10 लाख रुपीज टोटल। तो ये जो 10 लाख रुपीज टोटल है ये बैलेंस शीट के अंदर यहां दिखाया जाएगा 10 लाख रुपीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये 10 लाख रुपए क्या है, ये तो बैंक लोन है। जो 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं वो अमाउंट में यहां कहीं नहीं आएगा, वो ओनली जो हमने बैंक लोन लिया है उस बैंक लोन के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाएगा ओनली, बैलेंस शीट में तो वैसे भी कहीं नहीं आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में आता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर डिवेंचर्स इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, और उसका फर्स्ट मेथड, और कोई एंट्री तो होती नहीं। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड की ओर। सेकेंड मेथड क्या है देखना, सेकेंड मेथड के अंदर हम एंट्री करेंगे। सेकेंड मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, यानी कि एंट्री होगी एज अ डिवेंचर को जो इशू कर रहे हैं ना एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। लोन लेने की एंट्री तो होगी, वो हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। उसके अलावा जो डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हम बैंक के पास में रख रहे हैं उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री होगी, और उसकी क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। कितने, 10,000 है हमारे एग्जाम्पल में, एक 10 रुपए का है तो 1 लाख रुपए की ये एंट्री होगी। तो ये फर्स्ट मेथड में नहीं होती है, सेकंड में होती है डिवेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की एंट्री। उसके बाद वही इसको भी बैलेंस शीट में क्या करना है, शो करना है। तो इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए वही हम बैलेंस शीट बनाते हैं और आपको समझाता हूं। ये बैलेंस शीट है, ये नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है फर्स्ट होता है हमारा वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्लास 12th में तो पढ़ी होगी ना बैलेंस शीट कंपनी की। सेकंड नंबर हमारा शेयर होल्डर फंड होता है, आपको पता है होल्डर फंड। सेकंड नंबर वही एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नंबर होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बस यही हमारा काम का है। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हम क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे, और उस नोट के अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा इसका। तो आइए मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाता हूं यहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम लिखेंगे यहां पर बैंक लोन, जैसे यहां पर भी लिखा था। कितने का बैंक लोन, तो 10 लाख रुपए का है, बट इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 8% डिवेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सर वो तो यहां पर भी लिखा था, दोनों में फर्क क्या है अभी बताते हैं। देखो यहां पर भी तो हमने इसके ब्रैकेट में यही तो लिखा था, जो नोट है उसमें बैंक लोन के ब्रैकेट में लिखा था, यहां पर भी लिख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके बाद में कहानी खत्म नहीं होती है। यहां पर हम लिखेंगे 8% डिवेंचर, कितने के, वही 1 लाख रुपए के, अंदर लिखना है बाहर नहीं लिखना है, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखना, और लेस कर देंगे हाथों हाथ 8% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट या डिवेंचर सस्पेंस 1 लाख। तो यहां बाहर आ जाएगा 0। अब भी टोटल कितनी आएगी, 10 लाख रुपए। तो दोनों में फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। यहां पर ये काम हम नहीं करते क्योंकि एंट्री नहीं हुई, ये एंट्री हुई है तो उस एंट्री का इफेक्ट है। एंट्री क्या हुई थी, ये देखो डिवेंचर को क्रेडिट किया तो एक लायबिलिटी जनरेट हुई, और हाथों हाथ उस लायबिलिटी को खत्म भी कर दिया डिवेंचर सस्पेंस नाम से। तो ये देखो ओके, और ये जो 10 लाख रुपीज है ये यहां आ जाएगा। अब अगर लोन का अमाउंट टाइम पे हो जाता है तो दोनों मेथड में आगे हमको कुछ फर्दर करना नहीं। ओके ठीक है, इसमें तो वैसे भी डिवेंचर अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ है, इसमें ओपन करके हाथों हाथ क्लोज कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर बैंक कंपनी जो है वो लोन का रीपेमेंट टाइम पे नहीं करती है, तो ये बैंक लोन नाम की लायबिलिटी देख रहे हो आपको, ये क्या है, बैंक लोन नाम की, ये लायबिलिटी क्रेडिट है। तो इस लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, डेबिट, इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे और इसकी जगह कंपनी क्या कर देगी, डिबेंचर इशू, बैंक क्या कर देगी, डिबेंचर इशू कर देगी पब्लिक में। तो एक लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, ये वाली। अगर कंपनी लोन का पेमेंट टाइम पे कर देती है तो बस इतनी ही अकाउंटिंग होगी, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी लोन का पेमेंट नहीं कर पाती है, डिफॉल्ट कर जाती है, तो उस केस के अंदर बैंक क्या करेगा, वो डिबेंचर पब्लिक में इशू कर देगा और पैसा ले लेगा पब्लिक से। तो बैंक का लोन तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने पब्लिक में डिबेंचर इशू करके अपना फंड रेज कर लिया, अपनी रिकवरी कर ली। तो अब ये लोन जो यहाँ क्रेडिट है इसको हम डेबिट कर देंगे और उसकी जगह डिवेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, अगर फर्स्ट मेथड है तो। और सेकंड मेथड है तो फिर डिवेंचर सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। बट वहां तक बात पहुंचती नहीं है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतनी ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कि डिवेंचर इशू कर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। अब वो डिफॉल्ट किया नहीं किया वो हमारे सिलेबस में ज्यादातर आता नहीं है। तो ऊपरा ऊपरी इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछे तो आप ये कर सकते हैं और इससे आपको अच्छे खासे नंबर जो है वो मिल जाएंगे, मतलब जो भी जितने भी मार्क्स होंगे एकदम करेक्ट करके आओगे तो मिल जाएंगे। हार्ड नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल है, हाँ, तो उस टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमारी जो ऐप है वहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का न्यू लाइव बैचेस भी स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर आप मेरे से लाइव भी पढ़ सकते हैं और वहां पर तो आपको ढेर सारे नोट्स भी मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और अगर टेलीग्राम पे आप जो फ्री में ज्वाइन करते हैं तो आपको यहां पर जो मैं लिखाता हूं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।